हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम जान चुके कि कैसे हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम जो फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं हर एक एटम के ऊपर। वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। ल्यूइस थ्योरी को उससे पहले हमने जाना था। इस सीरीज को जो आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिंक जो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा। आज का टॉपिक ल्यूइस की कुछ बच गई चीजें, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और दूसरी चीज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस जो ल्यूइस ने बताए थे, ठीक है, मतलब कि ल्यूइस के कंसेप्ट से अराइज हुआ रेजोनेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि रेजोनेंस वीबीटी एक्सटेंडेड वीबीटी है, ठीक है, तो वीबीटी के बाद इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे रेजोनेंस होता कैसे है। तो अभी पढ़ना है पहले बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, देखिए। बॉन्ड ऑर्डर की सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर ल्यूइस ने ये कहा कि जितने जितने यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि जितने शेयर्ड पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि N3 की बात कर लेते हैं भाई, N3 की, N2 की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, ठीक है। N2 के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। सब ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने सिखाए हैं, इसलिए भाई इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आइए तो आपको समझ में आएंगी चीजें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट थ्योरी लगाई हमने, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कितने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो टोटल शेड पेयर कितने हुए? टोटल शेड पेयर 3 हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या निकल के आ गया, 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया। ठीक है, सेम आप क्लोरीन Cl2 के लिए अगर आप देखोगे, Cl2 के लिए क्या होगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, और दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ा, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग के अंदर रखना पड़ा। और जो शेयरिंग की, तो कितने पेयर हुए शेयरिंग के अंदर? 1 हुए। इसका बॉन्ड ऑर्डर यही हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 भाई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। और उसके बाद अभी ल्यूइस ने क्या बोला, ल्यूइस ने बोला बॉन्ड ऑर्डर के लिए कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उन सभी का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा भाई, सेम होगा। मतलब इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे N2 है अपने पास, ठीक है, टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई यहाँ पर? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इतना है समझ में। अच्छा, और क्या था, हाँ, सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे कैसे होंगे, जैसे N2 हो गया, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। जैसे CO हो गया, कार्बन के पास कितने हैं? 4 है, और ऑक्सीजन के पास 6 है, और ऑक्सीजन के पास कितने? 8 है। तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे भाई वो सेम निकल के आएंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना निकल के आया है? 3 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट ल्यूइस का। आई होप आपको बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो सबसे कारागार थ्योरी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, MOT अप्लाई करने में उतनी ही मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं, VBT की हेल्प लेते हैं। और ल्यूइस वाले से तो जो है हम बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं करते, ये स्टार्टिंग फेज था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो VBT का हम मोस्टली यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो अभी जो है हम रेजोनेंस के बारे में देखते हैं कि ल्यूइस ने जो है रेजोनेंस की जब बात आई थी तो क्या क्या बताया था। O3 का स्ट्रक्चर हमने कल ड्रा किया था भाई, O3 का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था। क्या बना था O3 का स्ट्रक्चर? O3 का स्ट्रक्चर बना था कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ओके। अब ये जो चार्जेस होते हैं ये फॉर्मल चार्ज होते हैं। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था, जाके देखो भाई, पीछे से स्टार्टिंग से जाके देखो। स्टार्टिंग से अगर जाके देखते हो तो आपको चीजें समझ में आएंगी।
ठीक है, इतना मुश्किल ये है नहीं, इसलिए मैं अभी जो चीजें पीछे नहीं चल रहा, पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा अगर ये चीजें आपको नहीं पता है। तो ये फॉर्मल चार्ज होता है। तो अब ऐसा हुआ कि O3 के ऊपर देखो क्या कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल करने के लिए हमने इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर इसका बना था। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? ये ऐसा बन सकता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इधर डबल बॉन्ड बन जाए, इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाए। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं O3 के, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल चलते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या हुआ? एक्चुअल के अंदर देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर ना तो पूरी तरह से ये एक्सप्लेन कर पा रहा है प्रॉपर्टी को, ना ये एक्सप्लेन कर पा रहे, ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो फिर अगला स्ट्रक्चर क्या आ गया? इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बन गया अपना, इसको हमने हाइब्रिड बोल दिया और इसी प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। देखिए अब इस चीज के बारीकी के अंदर चलते हैं। ये मैंने ओवरव्यू दिया रेजोनेंस का, बारीकी के अंदर चलते हैं। अभी क्या होता है बारीकी के अंदर? देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहले वहीं पर चलो। सिंगल बॉन्ड जो है लंबा होता है, जैसे ही डबल बॉन्ड आया थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड जो है और छोटा होता है। ठीक है, अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? सिंगल बॉन्ड की होती है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ होती है डबल बॉन्ड की। आफ्टर दैट जो बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की होती है सबसे छोटी। ठीक है, अगर हम यहां पर अभी देखेंगे अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो यहां पर हमें बॉन्ड लेंथ कितनी मिलनी चाहिए थी? सिंगल बॉन्ड वाली मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन और यहां पर देखें तो यहां पर हमें मिलनी चाहिए थी डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? एक्चुअली में ये हुआ कि हमें दोनों के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिला, हल्का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड था, ठीक है, ना ही पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड था। लगभग 128 पिकोमीटर हमें इसकी जो है बॉन्ड लेंथ देखने को मिली कि ना तो बॉन्ड लेंथ पूरी सिंगल है, ना ही पूरी डबल की है, तो दोनों के बीच की आ गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाए हमने, ठीक है, जो प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करते हैं, इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, और जो सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वली क्या होते हैं? एनर्जी के अंदर होते हैं। तो यहां पर एक चीज और होती है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी जब हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे वहां रेजोनेंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां अभी आपको हल्का ओवरव्यू ही पढ़ना है भाई। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? देखिए, एक तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया अपने पास रेजोनेंस का, ठीक है, जो हाइब्रिड, जिसको हमने बोल दिया हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, और एक ये स्ट्रक्चर बन गए हैं। ठीक है, अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल ना हो, मान लेते हैं अलग अलग जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, इस केस में दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी का डिफरेंस किससे? रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बना है उससे, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो डिफरेंस आता है एनर्जी का किस किस के बीच में? जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं भाई, उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट यहां पर समझ में आए होंगे, एक बॉन्ड ऑर्डर का, दूसरा कि रेजोनेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, मैंने वो आपको समझाया था। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे जिनके अंदर हल्का स्लाइटली क्या होगा? आयनिक करेक्टर होगा। उनकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।